मेरा नाम राजेश है। लापता माँ बेटी के शव मिलने की कहानी। एक शांत सा गांव था जहां पर ऐश्वर्या नाम की एक महिला अपने 4 साल की बेटी नन्ही सिया के साथ रहती थी। ऐश्वर्या का पति राजेश एक व्यापारी था और अक्सर काम के सिलसिले में शहर में बाहर रहता था। 2 दिन पहले जब राजेश जयपुर के लिए निकला तब ऐश्वर्या ने बिना किसी को बताए घर छोड़ने का निर्णय लिया। उसके परिचितों और पड़ोसियों ने इसे सामान्य समझा क्योंकि ऐश्वर्या अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलने जाती थी। 2 दिन तक जब ऐश्वर्या और सिया वापस नहीं लौटी तो यह चिंता का विषय बन गया। गांव के लोगों ने उनकी खोज शुरू की। ऐश्वर्या के परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। गांव में सभी लोग उन दोनों की तलाश में जुट गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जांच के दौरान पुलिस ने पता लगाया कि ऐश्वर्या का मानसिक स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से ठीक नहीं था। उसे अवसाद और चिंता की समस्या थी। उसकी स्थितियों को समझते हुए पुलिस ने उस स्थान के आसपास के जंगलों में खोजबीन करने का फैसला किया। दूसरे दिन की सुबह जब गांव वाले और पुलिस ने मिलकर जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया तब उन्हें एक जगह पर मां और बेटी के शव मिले। ये दृश्य सभी के लिए हृदयविदारक था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ऐश्वर्या ने सिया के साथ मिलकर एक दुखद निर्णय लिया था। पुलिस ने मामले का पता लगाते हुए ये भी जानने का प्रयास किया कि क्या कोई संघर्ष हुआ था या यह एक आत्महत्या का मामला था। गांव में रहते हुए हर कोई सदमे में था। राजेश जब जयपुर से लौटकर घटना को सुना तो उनकी दुनिया जैसे बिगड़ गई। उन्होंने ऐश्वर्या और सिया को खोने का गहरा दुख महसूस किया। अधिकारियों ने ऐश्वर्या की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को गंभीरता से लिया और बताया कि इस प्रकार की घटनाएं कई बार अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होती हैं। उन्होंने स्थानीय समुदाय को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। टोंक जिले के पचवे इलाके में रविवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। 2 दिन से लापता मां बेटी के शव खेत में बने एक तालाब फार्म पॉन्ड में मिले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया और शवों को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिली जानकारी के अनुसार मृतका महिला बिना किसी को बताए घर से अपनी बेटी के साथ अचानक निकल गई थी। परिवार वालों ने कई जगह तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। 2 दिन तक महिला और उसकी बेटी का कोई पता नहीं चला। रविवार सुबह करीब 11:30 बजे कुछ ग्रामीण खेतों की तरफ गए तो उन्होंने तालाब में शव तैरते हुए देखे। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को तालाब से बाहर निकाला। शवों की पहचान लापता मां बेटी के रूप में की गई। जब पुलिस ने शवों की शिनाख्त की सूचना परिजनों को दी तो घर में कोहराम मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि महिला का घर से बिना बताए निकलना और फिर इस तरह से शवों का तालाब में मिलना बेहद संदिग्ध है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि महिला ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था और चुपचाप बेटी को लेकर निकल गई थी। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस ने फार्म पॉन्ड के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है और महिला के घर से निकलने का मकसद क्या था। घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसने महिला को इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर किया। कई ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल सकेगा। अगर हत्या की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्णय कुछ घंटों का था जब एक साधारण सा दिन अचानक एक डरावने मंजर में बदल गया। गांव के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, तभी किसी ने पानी के बीच एक छोटी बच्ची मनीषा 2 का शव देखा। ये दृश्य सभी के लिए एक झकझोर देने वाला था। मनीषा का शव पाने की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और थाना प्रभारी मुकेश कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गांव के लोग हैरान और परेशान थे। उन्होंने देखा कि मनीषा की मां नसीब 2-3, जो जीतराम भान की पत्नी है, की चिंता में बेहाल थी। नसीब ने अपनी छोटी बच्ची को खो दिया था और उसकी दर्दनाक चीखें सभी के दिलों में दर्द भर रही थी। थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को संगठित करने का निर्णय लिया। पुलिस टीम और गांव वाले मिलकर मनीषा के शव को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। आखिरकार दोपहर 1:30 बजे नसीब का शव भी पानी में पाया गया।
गांव में शोक की लहर दौड़ गई और सभी लोग इस घटना की निंदा करने लगे। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे कि यह कैसे हुआ। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि इस तरह की घटनाएं हमें जागरूक करती हैं और हमें अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच प्रारंभ की जाएगी ताकि इस दुखद घटना की सही वजहों का पता लगाया जा सके। इस दुखद कहानी ने न केवल नसीब और मनीषा के परिवार को प्रभावित किया, बल्कि पूरे गाँव को एकजुट किया। सभी ने एक दूसरे का सहारा बनने का वादा किया ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। गांव के लोग एकजुट होकर इस कठिन समय से निकलने की कोशिश करने लगे और ये दिखाया कि जब भी कोई विपत्ति आती है वे एकजुट होकर सामना करते हैं। इस घटना के बाद गांव में सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। लोगों ने एक दूसरे के प्रति संवेदना दिखाए और इस दुखद घटना को कभी न भूलने का संकल्प लिया। 22 मार्च 2025 को एक नाबालिग बेटी और उसकी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना प्रभारी के पास दर्ज हुई। यह मामला धीरे धीरे गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। मां का नाम नसीब था और वह 4 साल पहले जीतराम भान के साथ शादी करके इस गांव में आई थी। नसीब का जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन उसने अपने पति के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने की उम्मीद की थी। जीतराम, जो अपने परिवार का प्रमुख था, ने नसीब और उनकी बेटी को पूरा समर्थन देने का प्रयत्न किया। नसीब की सास ससुर, 2 जेठ और पति सभी एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन इस संयुक्त परिवार की खुशी जल्द ही चुराई जाने लगी। नसीब को अक्सर परिवार के अन्य सदस्यों से मानसिक तनाव और दबाव का सामना करना पड़ता था। गांव में धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि नसीब और उसकी बेटी 22 मार्च को अचानक गायब हो गईं। थाना प्रभारी ने बताया कि उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस की एक टीम गुमशुदा मां बेटी की तलाश में जुट गई। गांव वालों ने भी इस मामले में मदद करने का आश्वासन दिया, क्योंकि उन्हें नसीब और उसकी बेटी के प्रति सहानुभूति थी। जांच के दौरान पुलिस को ये जानकारी मिली कि नसीब अपनी बेटी के साथ घर से भागने की योजना बना रही थी। कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने उन्हें अचानक घर से बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य, विशेष रूप से ससुराल वाले, इस घटना को लेकर काफी चिंतित थे। उनकी चिंता इस बात की थी कि कहीं नसीब और उसकी बच्ची किसी खतरनाक स्थिति में न हो। पुलिस ने गांव के आसपास के इलाकों में नसीब और उसकी बेटी की तलाश शुरू की। उन्होंने गांव के कई लकड़हारे, किसानों और अन्य लोगों से बातचीत की। 1 सप्ताह के भीतर ही उन्हें एक सूत्र मिला जो उन्हें नसीब के संभावित ठिकाने की ओर ले गया। जब पुलिस ने नसीब को खोज निकाला तो पता चला कि वह अपने पति के परिवार से तनाव में थी और अपनी स्वतंत्रता की खोज में निकल पड़ी थी। नसीब ने स्पष्ट किया कि वह अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जीवन चाहती थी। इस पर पुलिस ने एक परामर्श सत्र आयोजित किया, जिसमें नसीब और उसकी सास ससुर को आमंत्रित किया गया। परामर्श सत्र के दौरान परिवार के सदस्य एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करने लगे। अंततः वे नसीब का समर्थन करने के लिए राजी हो गए, ताकि वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परिवार के दायित्वों के बीच संतुलन बना सके। इस मामले ने नसीब और उनकी बेटी के साथ साथ पूरे गांव में जागरूकता उत्पन्न की। ये कहानी न केवल एक माँ और बेटी के साहस की, बल्कि एक समाज के रूप में हमें एक दूसरे को समझने और समर्थन देने की आवश्यकता की भी बयां करती है। नीति बनानी आवश्यक है कि हम अपने परिवारों में संवाद को बढ़ावा दें ताकि ऐसे मुद्दे उत्पन्न न हों। शहर की गहमागहमी के बीच एक छोटा सा परिवार अपने आपसी रिश्तों में उलझता जा रहा था। परिवार में माता पिता और उनका बेटा था। आर्थिक रूप से ठीक ठाक स्थिति होने के बावजूद परिवार के सदस्यों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अंततः इस तनाव का खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ा, जब एक दिन बेटे की आत्महत्या की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया। जैसे ही सामने आए, पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई। लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इस परिवार के बेटे ने इतना कठोर कदम उठा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की, दोस्तों और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई और धीरे धीरे कहानी सामने आने लगी। कहा जा रहा था कि परिवार में पिछले कुछ समय से कलह का माहौल बना हुआ था। माता पिता अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई किया करते थे, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर बेटे पर भी पड़ता था। वह मानसिक रूप से बहुत दबाव में आ चुका था। उसने कई बार अपने दोस्तों से अपनी परेशानी साझा करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी नहीं जानता था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। परिवार के दोस्तों और रिश्तेदारों का मानना था कि यदि परिवार के भीतर खुलकर बातचीत होती और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की जाती, तो शायद ये दुखद घटना टल सकती थी। तनाव और अवसाद के इस जाल को काटना इतना सरल नहीं होता, लेकिन यदि किसी को सहारा मिल जाए तो आगे का रास्ता जरूर खोजा जा सकता है।
जांच के बाद पुलिस ने अंततः इस बात का खुलासा किया कि यह आत्महत्या ही थी, लेकिन मामले में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं था। ये घटना समाज में एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में सामने आई कि परिवार के अंदर समस्याओं का समाधान बातचीत और समझ के जरिए पाया जा सकता है। ऐसे कठिन समय में परिवार के सदस्यों के बीच समर्थन और सहानुभूति की कमी नहीं होनी चाहिए। एक समय की बात है, जय और उसकी पत्नी सिया एक छोटे से गांव में रहते थे। जय एक मेहनती आदमी था और अपनी पत्नी सिया और परिवार की खुशियों के लिए दिन रात काम करता था। सिया भी अपने परिवार के लिए समर्पित थी और वह जय के साथ हर कदम पर थी। एक दिन जय को अपने गांव के एक व्यापारी से प्रस्ताव मिला कि यदि वह जयपुर जाकर कुछ सामान खरीद कर लाए तो उसे अच्छा लाभ मिलेगा। जय ने इस मौके को अवसर मानकर जयपुर जाने का निर्णय लिया। सिया को अपने पति पर गर्व था, लेकिन वह थोड़ा चिंतित भी थी क्योंकि जयपुर उनके गांव से काफी दूर था। जय ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने अपने पुराने कपड़े चुनकर रखे, जरूरी कागजात साथ में लिए और सिया से विदाई ली। सिया ने जय के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी तैयार किया ताकि रास्ते में उसे कोई दिक्कत न हो। जयपुर की यात्रा लंबी थी, लेकिन जय ने ट्रेन पकड़कर अपने सफर की शुरुआत की। रास्ते में जय ने खिड़की के बाहर के खूबसूरत दृश्य का आनंद लिया। उसे नए दोस्त भी मिले जिन्होंने उसकी यात्रा को और भी रोचक बना दिया। बातों बातों में कब जयपुर आ गया पता ही नहीं चला। जयपुर पहुंचकर जय ने अपने काम को अंजाम दिया। उसने व्यापारी से सामान खरीदा और यह सुनिश्चित किया कि सब कुछ अच्छी तरह से हो। जयपुर के विशाल महलों और बाजारों की शानदारता देखकर जय भाव विभोर हो गया। उसने थोड़ी खरीदारी भी की। सिया के लिए एक छोटी सी चूड़ी का सेट लिया। काम पूरा होते ही जय ने घर वापसी की योजना बनाई। वापस गांव पहुंचकर जब जय ने सिया को जयपुर की कहानियां सुनाई और उसे चूड़ी का सेट दिया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सिया ने जय को गले से लगा लिया और उन्होंने अपने इस छोटे से सफर से जीवन भर की यादें बना ली। इस यात्रा ने न सिर्फ जय को आत्मनिर्भरता की सीख दी, बल्कि उनके रिश्ते में भी नया उत्साह भर दिया। जयपुर की यह यात्रा उनके जीवन का अनमोल अनुभव बन गई। महिला के पति की गुमशुदगी रिपोर्ट के अनुसार एक दिन जब वह अपने परिवार के साथ जयपुर में मजदूरी करने के लिए निकला तो अचानक उसकी पत्नी लापता हो गई। ये घटना उस समय की है जब परिवार में आर्थिक तंगी थी और पति ने सोचा कि अगर वे जयपुर जाकर काम करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पति ने रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने 21 मार्च को परिवार के सभी सदस्यों को ये सूचित किया कि वे जयपुर जा रहे हैं, जहां उन्हें बेहतर काम मिलेगा। पति ने कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ था और दोनों ने अपने छोटे बच्चों को भी अपने माता पिता के पास छोड़ दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद जब वह वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी घर नहीं आई। थाना प्रभारी ने इस मामले में गहराई से जांच शुरू की। उन्होंने पति के बयान के आधार पर गुमशुदगी के कारणों को समझने की कोशिश की। रिपोर्ट में पति ने ये भी कहा कि उनकी पत्नी को कोई समस्या नहीं थी और उसका मानसिक स्वास्थ्य सही था। उसका अचानक लापता होना सभी के लिए एक बड़ा सवाल बन गया। दारोगा ने परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या किसी तरह की घरेलू हिंसा या पारिवारिक विवाद तो नहीं हुआ। पड़ोसियों ने बताया कि महिला एक साधारण और खुशमिजाज व्यक्ति थी जो हमेशा अपनी खुशी और परिवार की देखभाल में व्यस्त रहती थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि क्या महिला ने अपने किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त से संपर्क किया था। ये भी संभव था कि वह कुछ समय के लिए कहीं चली गई हो। थाना प्रभारी ने आसपास के क्षेत्रों में महिला के संभावित ठिकानों पर खोजबीन शुरू की और परिवार के साथ भी संपर्क बनाए रखा। पुलिस ने मीडिया से भी मदद मांगी ताकि अगर कोई व्यक्ति महिला को पहचानता है या उसकी जानकारी रखता है तो आगे आ सके। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी ने ये सुनिश्चित किया कि परिवार को सही सहायता मिले और उन्हें राहत प्रदान की जाए। अंततः इस मामले ने न केवल गाँव में हड़कंप मचा दिया, बल्कि यह भी दर्शाया कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। पति ने यह अपेक्षा की थी कि उसकी पत्नी सुरक्षित लौटेगी और उसका परिवार फिर से पहले जैसा हो जाएगा। महिला के लापता होने के सच्चे हिस्से को उजागर करती है और यह इसे सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में महत्वपूर्ण बनाती है। यह मामले ने ये सवाल भी उठाया कि हम अपने आसपास के लोगों की भलाई का कैसे ध्यान रखते हैं और उन्हें किस प्रकार की सहायता प्रदान कर सकते हैं, विशेषकर जब वे कठिनाइयों का सामना कर रहे हों। पुलिस ने वादा किया कि वे हर संभव प्रयास करेंगे कि महिला जल्द से जल्द अपने परिवार के पास सुरक्षित लौटे। एक छोटे से गांव में नसीब नामक एक युवा पिता अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। उसके पास एक प्यारी बेटी मनीषा थी जो स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। मनीषा का चुलबुला स्वभाव और उसके मासूमियत के चलते नसीब और उसकी पत्नी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोपहर के समय नसीब ने अपने परिजनों का फोन आया।
फोन पर बताया गया कि मनीषा बिना बताए घर से चली गई है। ये सुनकर नसीब के दिल में चिंता की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत वह फोन अपनी पत्नी को सौंपा और खुद बाहर निकलकर मनीषा को खोजने लगा। गांव में हर कोई मनीषा को जानता था। वह एक बुद्धिमान और सदाचारी लड़की थी, इसलिए सभी ने उसके गायब होने पर चिंता जताई। नसीब ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर मनीषा की खोज शुरू की। वे पहले मनीषा के स्कूल गए, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने उसकी सहेलियों से पूछा, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वह कहाँ गई। नसीब की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने मन में कई विचार किए। क्या वह किसी से नाराज होकर घर से गई है? क्या उसे कोई समस्या है जिसका वह सामना कर रही है? गांव के सबसे पुराने व्यक्ति दादाजी ने नसीब से कहा, बेटा, कभी कभी बच्चे अपने मन की बात कहने से डरते हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि मनीषा शायद कुछ कहना चाहती थी। ये सुनकर नसीब ने सोचा कि शायद मनीषा को कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो उसने साझा नहीं किया। उसने तय किया कि वह मनीषा को खोजने के साथ साथ उसके मन की बात को समझने की कोशिश करेगा। कुछ घंटे की खोज के बाद उन्हें गांव के पास एक छोटे से पार्क में मनीषा दिखाई दी। वह वहां अकेली बैठी थी और अपने हाथ में एक डायरी पकड़े हुए थी। जब नसीब ने उसे देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने दौड़ते हुए मनीषा को गले लगाया और कहा, बेटा, हम सब तेरी चिंता कर रहे थे। तुम हमें बिना बताए क्यों चली गई? मनीषा ने कहा, पापा, मैं बस थोड़ी देर खुद से बातें करना चाहती थी। मुझे स्कूल में कुछ समस्याएं महसूस हो रही थी और मैं सोच रही थी कि कैसे उन पर ध्यान दूं। इस पर नसीब ने मनीषा को समझाया कि किसी भी समस्या का समाधान मिलकर किया जा सकता है। परिवार में बातचीत और साझा करने से समस्याएं हल हो जाती हैं। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि वह हमेशा उसके साथ है और जो भी हो उसे बताना चाहिए। इस घटना ने न केवल नसीब और मनीषा के रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि पूरे परिवार को समझने का एक नया दृष्टिकोण भी दिया। वे सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि वे एक दूसरे के साथ खुलकर बात करेंगे, जिससे कोई भी अपने मन की बात कह सके। इस प्रकार मनीषा अपने घर लौट आए और उसके भीतर की चिंता धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसने अपने पिता के साथ बैठकर अपनी तरह तरह की चिंताओं के बारे में बात की, जिससे न केवल उनकी रिश्तेदारी और मजबूत हुई बल्कि उनके बीच संवाद की एक नई शुरुआत भी हुई। इस घटना ने सभी को ये सीख दी कि परिवार में संवाद कितना महत्वपूर्ण है और इससे रिश्ते और भी मजबूत बनते हैं। एक शांत गांव में, जहां हर दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ होती थी, लोगों का जीवन सरल और खुशहाल था। लेकिन एक दिन ये गांव एक भयंकर घटना का सामना कर रहा था, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक सामान्य सुबह से, जब गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, उस दिन महिलाओं ने बाजार में जाने की योजना बनाई। बच्चे स्कूल जा रहे थे और पुरुष खेती के काम में लगे हुए थे। इसी बीच एक आम किसान जो अपने खेत से गुजर रहा था, ने अचानक कुछ असामान्य देखा। खेत के पास बने एक छोटे से फार्म पॉन्ड में कुछ चीजें तैर रही थी। उसने ध्यान से देखा और उसकी धड़कन तेज हो गई। उसे वहां पर एक महिला और एक छोटी बच्ची का शव दिखा। ये दृश्य इतना भयावह था कि उसने तुरंत गांव वालों को सूचित किया। खबर फैलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे और उनके चेहरे पर भय और चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। गांव के प्रधान ने पुलिस को बुलवाया। जब पुलिस का दल मौके पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। महिला और बच्ची की पहचान करना आवश्यक था। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की। गांव वालों ने बताया कि महिला स्थानीय निवासी थी और उसकी छोटी बच्ची के साथ अच्छे रिश्ते थे, लेकिन पिछले दिनों से उनका व्यवहार कुछ असामान्य था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने महिला को हलचल में देखा था, जबकि कुछ ने कहा कि वो अक्सर उदास रहती थी। जांच के दौरान पुलिस ने पता लगाया कि महिला और उसकी बच्ची का किसी से विवाद था। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की और कई सुराग हासिल किए। धीरे धीरे ये साफ हुआ कि यह एक हत्या का मामला हो सकता है। इस घटना ने पूरे गांव में भय का माहौल बना दिया। सभी लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये किसी की निजी दुश्मनी थी? क्या ये कोई पूर्व नियोजित हत्या थी? समुदाय की ओर से एकजुटता देखने को मिली। गांव के लोग रोजाना एकत्र होकर पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर एक मोर्चा बनाया ताकि उस अपराधी को पकड़ सके जिसने इस निंदनीय कार्य को अंजाम दिया। समय बीतने के बाद पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। गांव ने एक प्रतिरोध का रूप ले लिया, जहां लोग मिलकर न्याय की मांग कर रहे थे। न्यायालय ने मामले को उठाया और बिना देर किए कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि यह एक दुखद घटना थी, लेकिन गांव के लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया और न्याय की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे। इस पूरे घटनाक्रम से यह सीखने को मिला कि किसी भी समस्या का सामना एकजुट होकर ही किया जा सकता है।
गांव वाले इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे अपने गांव की सुरक्षा के लिए हमेशा एकजुट रहेंगे। बेहला गांव की एक शांत और ठंडी सुबह जब धीरे धीरे जाग रही थी, तभी एक अजीब सी अफरा-तफरी ने उस सौम्य वातावरण को झकझोर दिया। एक छोटे से गांव की है, जहां की जीवन शैली काफी हद तक साधारण और शांतिपूर्ण थी। मगर आज का दिन कुछ अलग था। सुबह करीबन 8 बजे का समय था जब गांव के एक स्थानीय किसान रामलाल अपने खेतों की ओर जा रहे थे। उनके खेतों के बगल में एक फार्म पॉन्ड था, जिसे आमतौर पर सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। रोजमर्रा के अनुसार रामलाल वहां से गुजर ही रहे थे कि उनकी नजर पानी की सतह पर तैरती किसी चीज पर पड़ी। पहले उन्हें लगा कि ये कोई पुरानी लकड़ी या जानवर हो सकता है, मगर पास जाने पर उन्होंने जो देखा वह दिल दहलाने वाला था। पॉन्ड में एक माँ बेटी के शव तैर रहे थे। राजेश के लिए ये दृश्य असहनीय था। उन्हें तुरंत समझ आया कि मामला गंभीर हो सकता है, इसलिए उन्होंने गांव के मुखिया को सूचना दी। खबर आग की तरह फैल गई और कुछ ही समय में लोग वहां इकट्ठा होने लगे। गांव के लोग परस्पर चर्चा करने लगे। कुछ आशंकित थे कि यह कोई दुर्घटना हो सकती है, जबकि कुछ अन्य इसे हत्या का मामला मान रहे थे। बीच बीच में किसी ने पुलिस को भी सूचना देने की बात कही और जल्द ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस के आने के बाद स्थिति और चिंताजनक हो गई। उन्होंने स्थल की घेराबंदी कर दी और जांच शुरू की। गांव वाले अपने रोजमर्रा के काम भूलकर इस रहस्यमयी घटना की तहकीकात देखने लगे। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि ये दुखद दुर्घटना कैसे घटी। पुलिस ने जब शवों की पहचान की तो पाया कि ये गांव की ही एक महिला सविता और उसकी 8 वर्षीय बेटी रिया के थे। ये सुन गांव में मातम फैल गया। सविता अपने परिवार में बहुत लोकप्रिय थी और उसकी बेटी हमेशा खुश रहने वाली बच्ची थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि यह पता चल सके कि घटना आकस्मिक थी या कोई षड्यंत्र। गांव के लोग परेशान हो गए थे और वे किसी निष्कर्ष का इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो पुलिस ने बताया कि दोनों की मौत डूबने से हुई थी और इस घटना के पीछे कोई गंभीर षड्यंत्र नहीं था। लेकिन बात इतनी सरल नहीं थी, क्योंकि कुछ लोगों ने सविता के परिवार से जुड़े विवादों का खुलासा किया। पुलिस उन सभी संभावनाओं की जांच में जुट गई थी ताकि सच का पता लगाया जा सके। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज